नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और अब वक्त हो चला है अपना प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों का। और शुरुआत करेंगे एक बड़ी जानकारी के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज कई कार्यक्रम तय हैं। होमगार्ड कार्यक्रम में शिरकत की है। आज डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस भी है और इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भी वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा सत्र की कार्यवाही में भी आज शामिल होंगे। दूसरा दिन है सत्र का। 5 बजे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जॉग्स पार्क दुबग्गा लखनऊ में यह कार्यक्रम है। तो किस तरह से आज का पूरा दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है, बीतने वाला है अलग अलग कार्यक्रमों में, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। परिसर हजरतगंज में कार्यक्रम आयोजित किया गया है और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज परिनिर्वाण दिवस है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, विस्तार से जानकारी देने के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह का। अनूप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज कई कार्यक्रम हैं, किस तरह से आज पूरा दिन रहने वाला है उनका? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज कई कार्यक्रम हैं। सुबह जो पहला कार्यक्रम था वो होमगार्ड विभाग से जुड़ा था, उसका कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। दूसरा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले, चूंकि आज संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, तो उस मौके पर हजरतगंज पर एक भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, वहां पर पहुंचकर माल्यार्पण किया। उसके बाद हजरतगंज में ही दूसरा विधानसभा के पास अस्थि कलश, जहां पर भीमराव अंबेडकर के रखे हैं, भीमराव अंबेडकर सभा के नाम से जानी जाती है बिल्डिंग, वहां पर जाकर के माल्यार्पण किया है और वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चूंकि आज विधानसभा सत्र का काफी अहम दिन है, वो जो कि जो अनुपूरक बजट है उस पर चर्चा होनी है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा, फिर विपक्ष का होगा। उसके बाद शाम को एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन है दुबग्गा में, लखनऊ में, देहात थोड़ा लखनऊ सिटी से बाहर है, वहां पर होगा। तो तमाम प्रबुद्ध जन को सम्मेलन में संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार विकास की जो गंगा बह रही है उसके बारे में, और साथ ही साथ लगातार जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर अपनी पकड़ या फिर भ्रष्टाचार पर उत्तर प्रदेश लगातार कार्रवाई करती आ रही, उसको लेकर हालांकि प्रबुद्ध जन सम्मेलन हर जिले में लगभग शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री लगातार उनके दौरे जिले में है, प्रबुद्ध जन सम्मेलन शुरुआत की है। अब आज के काफी अहम कार्यक्रम है। सबसे बड़ा कार्यक्रम जो है वो विधानसभा के अंदर, जिस पर कल अनुपूरक बजट पटल पर रखा गया था, उसके बाद आज उस पर चर्चा होनी है। जी निश्चित तौर पर अनूप, आज कई कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ के हैं। जिस तरह से आपने बताया, तमाम कार्यक्रमों में वो शिरकत करते नजर आएंगे, कुछ कार्यक्रमों में वो शामिल भी हुए हैं। अन्य कार्यक्रमों को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है? क्या कुछ प्रशासन की ओर से बंदोबस्त किए गए हैं? आप जो कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन भी आज शाम को है जिसको संबोधित करेंगे, पहुंचेंगे, तैयारियां किस तरह से चल रही हैं? देखिए, प्रबुद्ध जन सम्मेलन की तैयारी जिला जो प्रशासन है वो सुरक्षा से लगा के वहां व्यवस्थाओं को लमसम पूरा हो चुका है। और दूसरी बात, प्रबुद्ध जन सम्मेलन को लेकर संगठन का भी अहम रोल होता है। संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो भी लखनऊ मंडल के लगे हुए हैं, जिले स्तर पर जो अध्यक्ष हैं वो भी लगाए गए हैं, और मंत्री भी इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन को लेकर के लगातार उसमें अपना वाच कर रहे थे। और लगातार जो प्रबुद्ध जन सम्मेलन को लेकर न्योता दिया गया है, तमाम वहां पर प्रबुद्ध जन वहां पर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री से रूबरू होंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध जन सम्मेलन चल रहा है हर जिले में, एक बार लखनऊ का चूंकि अब की बारी है, तो लखनऊ के लोग वहां पर पहुंचेंगे और सीधे उनका संवाद मुख्यमंत्री से उनका सुन सकेंगे किस तरीके से। हालांकि जितने भी अभी तक प्रबुद्ध जन सम्मेलन हुए हैं उसमें मुख्यमंत्री लगातार विकास की बात की है, लगातार जो कानून व्यवस्था की बात की है, भ्रष्टाचार पर जिस तरीके से प्रहार करते हैं सरकार उस पर बात की है, और लगातार सरकार ने अभी तक प्रबुद्ध ये पूरे समाज के लिए क्या कुछ किया। कोरोना काल में आपने खुद देखा होगा, कोरोना काल में सरकार ने किस तरीके से पूरे मैनेजमेंट को, पूरे जो युद्ध है कोरोना का उसको किस तरीके से लड़ा है। वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा काम था, एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि कम समय में वैक्सीनेशन कराया जा सके। उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति नरेंद्र
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। जी। दोनों लोगों ने मिलकर डबल इंजन की सरकार काम किया है और यही वजह है कि आज कोरोना देश से भी लगभग गायब हो चुका है। तो ये सब जो काम है उसको लेकर प्रबुद्धजन से मुलाकात करेंगे और अपना संबोधन देंगे और साथ ही बिल्कुल अनूप, और आने आगामी वाला जो दिनों में चुनाव जिस है तरह नगर से निकाय स्थानीय निकाय के सबसे चुनाव बड़ा होने वाले हैं, उससे पहले तमाम जो कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ के हैं उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण इन्हें माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत और जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते रुख करते एक बड़ी जानकारी का। दरअसल शीतकालीन सत्र का जो आगाज हुआ है उसका आज दूसरा दिन है और आज हंगामे के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें ये बड़ी जानकारी, हालांकि आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी है, लेकिन आपको साथ साथ ये भी बता दें कि आज संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का आज परिनिर्वाण दिवस भी है और इस मौके पर बाबा साहेब को आज श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, उन्हें याद किया जा रहा है। मायावती ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी है। भीमराव अंबेडकर का आज परिनिर्वाण दिवस है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। बीएसपी कार्यालय में आज कार्यक्रम का आयोजन होगा। मायावती ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि इस दौरान दी। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें पुष्प अर्पित किए, श्रद्धांजलि अर्पित की। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दरअसल आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। संविधान निर्माता, दलित शोषित महिलाओं के लिए किस तरह से उन्होंने काम किया, देश पूरी दुनिया ने देखा और अब संविधान के अनुसार किस तरह से देश चल रहा है, तमाम चीजों को देखते हुए आपको बता दें मायावती ने भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी और इस दौरान मायावती ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से कार्यालय में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, यहां पहुंचकर उन्होंने पुष्प अर्पित किए। और अनूप कुमार सिंह एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा बातचीत के लिए। अनूप, संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज परिनिर्वाण दिवस है। इस मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने श्रद्धांजलि अर्पित की, क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किया गया? देखिए, भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता हैं, न कि दलितों के एक मसीहा भी माने जाते हैं और यही वजह है कि मायावती लगातार उनको लेकर जो कार्यक्रम होते हैं उसमें शिरकत भी करती हैं। आज सुबह 8:30 बजे जो पार्टी कार्यालय में प्रतिमा लगी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, वहां पर जाकर श्रद्धासुमन अर्पित किए थे। उसके बाद दूसरे कामों पे लगी थी। उनका सबसे पहले सुबह एक ट्विटर भी सोशल मीडिया पर उन्हें ट्वीट किया था। तो ये लगातार चाहे सरकार हो या विपक्ष हो, सभी देश दुनिया में मनाया जा रहा है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी अपनी मंत्रिमंडल टीम के साथ वहां पर परिनिर्वाण दिवस मनाया और बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण किया है। यानी भारत संविधान के निर्माता हैं, भले पक्ष और विपक्ष सरकार अलग अलग हो, लेकिन आज के मौके पर सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और परिनिर्वाण दिवस जो है सभी लोग मना रहे हैं बाबा भीमराव अंबेडकर की। यही वजह है अनूप, लगातार जो तमाम बड़ी हस्तियां हैं वो आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, चाहे कोई सा माध्यम हो, सोशल मीडिया का माध्यम हो या फिर खुद पहुंचकर उनकी मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित इस तरह से की जा रही है। बने रहिए अनूप हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम खबर, ब्रेकिंग न्यूज। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन हंगामेदार होने की संभावना है, यानी शीतकालीन सत्र में हंगामे के पूरे आसार हैं। चूंकि अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी, विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में भी है। बीते दिन दरअसल अनुपूरक बजट पेश किया गया था जिस पर चर्चा होगी।
और अनूप कुमार सिंह हमारे साथ लगातार लखनऊ से जुड़े हुए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। अनूप, विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन भी है, माना जा रहा है काफी ज्यादा हंगामा कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। किस तरह से आज इस सत्र की कार्रवाई रहने वाली है? और देखिए, विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। भले ही 3 दिन का सत्र है, लेकिन आज का जो दिन है काफी हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि आज जो अनुपूरक बजट है उस पर चर्चा होनी है। कल अनुपूरक जो बजट है पटल पर रखा गया था। पटल के बाद आपने देखा था कि उसके बाद कंडोलेंस हो गया था। पूर्व मुख्यमंत्री या फिर समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव निधन पर शोक प्रस्ताव पढ़ा गया था। आज चूंकि काफी सुरक्षा व्यवस्था भी काफी की गई है, क्योंकि पिछले जो अनुपूरक बजट पेश हुए हैं उस पे विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला है। कुछ तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से आज लगाई गई है। जो एटीएस के साथ साथ कमांडो भी यहाँ तैनात हैं और पूरे हजरतगंज जो रेड जोन को किस तरीके से घेरा गया है। आपको ये एटीएस की भी गाड़ी दिखाएंगे, मुस्तैद किस तरीके से हैं। यहाँ पर वाटर कैनन के साथ साथ पीएससी भी लगाई गई है। चूंकि पहले जो सत्र हुए हैं उनमें समाजवादी पार्टी की बात करें या विपक्ष के सभी, कांग्रेस की बात करें या फिर बीएसपी की बात करें, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ है, यही विधानसभा की रोड है जहां पर तमाम ट्रैक्टर ट्राली या फिर किसान कोई नेता यहां पर आ जाया करते थे। इस बार पूरे रेड जोन पूरा बनाने के बाद जो सुरक्षा व्यवस्था का घेरा है वो लगाया गया है कि यहां पर किसी प्रकार से कानून व्यवस्था का दखलंदाजी ना हो। अगर कोई पक्ष या विपक्ष से कोई भी इस तरीके से कोई यहाँ पर ट्रैक्टर ट्राली या फिर जो बैलगाड़ी है उसकी आने की अनुमति नहीं है। उसी बीच में जिस तरीके से भारी भरकम बजट 2022 और 23 का है, 33,78,954 करोड़ रुपए इसी का से जो जुड़ा भारी हुआ भरकम सवाल था। चूंकि करीबन 33,700 करोड़ से ज्यादा का ये पूरा अनुपूरक बजट है, चर्चा इस पर आज होगी। सरकार और विपक्ष की ओर से क्या कुछ मुद्दे उठाए जाते हैं इस अनुपूरक बजट को लेकर, उस पर निगाहें बनी रहेंगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार जो अनुपूरक बजट पेश किया गया, किस तरह से सरकार ने तमाम चीजों को साधने का इसमें प्रयास किया है? देखिए, इस अनुपूरक बजट में जिस तरीके से सरकार ने, वो चाहे अभी कैबिनेट में कई प्रस्ताव पास हुए थे, चाहे प्रयागराज की बात करें वहां विकास की बात कही थी, नैमिष सीतापुर में उसको जो धर्म स्थल है वहां पर विकास की बात कही थी, या फिर सबसे बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने की बात सरकार लगातार कर रही है, जिसको लेकर अभी जो विदेश दौरे पर मंत्री उनके और कई अधिकारी रहेंगे, वहां न्योता देंगे और उत्तर प्रदेश में जो उद्योग लगाने की बात कही गई थी। पूरी अगर पूरा ऑल ओवर अनुपूरक बजट उठाया जाए तो विकास से जुड़ा है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को लेकर के है, स्वास्थ्य व्यवस्था की जो हालत है उसको सुधारने की बात है, परिवहन विभाग की नई बसें खरीदने को लेकर प्रस्ताव है। तो इन सब चीजों को लेकर उसी अनुपूरक बजट में समाहित किया गया है। महिलाओं को लेकर महिला सुरक्षा या फिर लगातार लैपटॉप वितरण हो रहा है, सब ये सब चीजें उसमें अनुपूरक बजट में समाहित हैं। पिछले बजट में आपने देखा था किस तरीके से सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई थी। इस बार भी वही काम हुआ है कि सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। को साधने का प्रयास कहीं ना कहीं सरकार ने इस अनुपूरक बजट के माध्यम से भी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए। रुख करते हैं अगली खबर का। एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव का बयान सामने आया है। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव का यह बयान, डीएम और एसपी का बहुत बहुत धन्यवाद उन्होंने किया है। मैनपुरी चुनाव में कहीं कोई हिंसा नहीं हुई, कार्यकर्ताओं के साथ डीएम एसपी ने बहुत मेहनत की है, यह भी उनकी ओर से कहा गया। जिंदगी में मैंने इस तरह का चुनाव नहीं देखा, हमें सरकार प्रशासन से चुनाव लड़ना पड़ा। यानी एक तरह से कटाक्ष उन्होंने किया है। डिंपल यादव की जीत को लेकर भी आश्वस्त होने की बात उनकी ओर से कही गई है, लगातार समाजवादी पार्टी प्रसपा कह रही है। और ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी तौकीर किदवई का। तौकीर, प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव का बयान सामने आया। एक तरफ जहां उन्होंने जीत कदम भरा डिंपल यादव को लेकर, तो साथ ही साथ किस तरह से उन्होंने एक तरह से तंज भरे अंदाज में कटाक्ष भी किया कि इस बार प्रशासन और सरकार से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। देखिए, यही जो दौर है, ये दौर 2022 में भी देखने को मिला था कि जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे
तो लगातार समाजवादी पार्टी के नेता चुनाव आयोग के दफ्तर के चक्कर काट रहे थे, उसके अलावा धरने दे रहे थे। कहीं पे गोली भी चली थी। शाहजहांपुर में रोशन लाल जो समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी थे, वहां पर गोलीबारी हुई थी। एक बूथ एजेंट की हत्या भी हो गई थी। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग को सही मायने में कुछ बातों का संज्ञान जरूर लेना चाहिए। अब मैनपुरी का जो उपचुनाव हुआ वहां पर भी देखने को मिला, लगातार समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिदिन चक्कर काटते रहे, चुनाव आयोग की शिकायत करते रहे, धांधली की शिकायत करते रहे। और इसके अलावा जिस दिन पोलिंग हो रही थी उस दिन शाम को भी समाजवादी पार्टी के जो नेता थे वो धरने पर बैठ गए मैनपुरी में। फिलहाल इन्हीं सब बातों को लेकर शिवपाल यादव ने आज ये बयान दिया कि जो भी चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव आयोग से और जिला प्रशासन से भी लड़ना पड़ा। तो कहीं ना कहीं बड़ा बयान माना जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग की बात की जाए तो चुनाव आयोग ने उससे पहले एक बड़ी कार्रवाई भी की थी। 5 पुलिसकर्मियों को हटाया भी था मैनपुरी से, और ये कहा था कि बिना चुनाव आयोग को जानकारी दिए इन पुलिसकर्मियों को तबादला किया गया था। तो जहां पर नई तैनाती की गई थी जिन पुलिसकर्मियों को, उनको चुनाव आयोग ने हटाया था। तो फिलहाल आने वाले समय में किस तरह के नतीजे होंगे, क्योंकि जब परिणाम आ जाते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो भी आरोप प्रत्यारोप हैं ये सब खत्म हो जाते हैं। तो फिलहाल 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे उसके बाद बयानबाजी देखने की होगी मिलेगी। लेकिन शिवपाल यादव की जो बयानबाजी रही और जिस तरह से उपचुनाव में वो समाजवादी पार्टी के खेमे में दिखाई दिए हैं, उसके बाद उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ती नजर आ रही हैं। अब माना जा रहा है कि एक बार सीबीआई की जांच और अब उनका पार्टी कार्यालय दोनों पर निशाना साधा गया है, और ये माना जा रहा है कि पार्टी कार्यालय खाली कराने की कवायद भी जल्द शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल शिवपाल यादव का समाजवादी पार्टी के खेमे में आने के बाद उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल तौकीर, और इंतजार करना होगा नतीजों का। जिस तरह से आपने कहा कि नतीजे आने के बाद बयानबाजी पूरी तरह खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ जगहों पर देखा ऐसा भी जाता है कि बयानबाजी बढ़ जाती है नतीजे आने के बाद। बहरहाल बहुत शुक्रिया तौकीर तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दे। दिनेश शर्मा का अपहरण, बड़ी खबर। शाही ईदगाह में दिनेश शर्मा ने चालीसा पढ़ने की बात कही है, और इसके मद्देनजर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे पुख्ता किया गया है। तस्वीरें देखिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। शाही ईदगाह में दिनेश शर्मा ने चालीसा पढ़ने की बात दरअसल कही थी, जिसके बाद से ही मथुरा में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे चाक चौबंद किया गया है। श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह क्षेत्र की सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया है। भारी संख्या में जो पुलिस बल है, फोर्स की तैनाती कर दी गई है ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके। को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। सुपर जोन और सेक्टर्स में ड्यूटियां लगा के चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सिविल पुलिस, पीएसी तथा ट्रैफिक के डिप्लॉयमेंट है। साथ ही साथ हमारी इंटेलिजेंस की टीमें भी इसमें लगी हुई हैं। मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी भी साथ ही साथ इसमें लगी हुई है। जनपद में धारा 144 लगी हुई है। कोई भी ऐसा आयोजन नहीं होने दिया जाएगा जिसकी पूर्व से प्रशासनिक अनुमति नहीं है। जनपद की सुरक्षा व्यवस्था तथा कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से तत्पर और तैयार है। और ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी मथुरा से सुरेश सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश, अब जिस तरह से शाही ईदगाह मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने की जो बात कही गई थी, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था जरूर पुख्ता कर दी गई है, लेकिन खुद अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की अनुमति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार इस तरह की जिद क्यों की जा रही जिससे माहौल बिगड़ सकता है? मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस तरह से ये शाही ईदगाह मस्जिद में जी हनुमान चालीसा पढ़ने के साथ साथ लड्डू गोपाल के अभिषेक करने का जो मामला है उसकी घोषणा यहाँ पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के द्वारा की गई थी, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो राजश्री चौधरी है, जो कि सुभाष चंद्र बोस की प्रपोती बताई जाती है। उनके संगठन के द्वारा ये घोषणा ऐलान किया गया था। इसी को लेकर के मथुरा जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। मथुरा में धारा 144 लागू कर दी गई है, और जो शाही ईदगाह मस्जिद है, भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान है, उसके आसपास के सभी इलाके को रेड जोन और कई सेक्टर में बांट दिया गया है। इसी के अगर मैं आपको बता दूं कि जो आसपास के इलाके में ड्रोन कैमरे से सभी पे नजर रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, और यहाँ पर एसएसपी और डीएम दोनों यहाँ मौजूद है, और पूरी जो है
माहौल पर जो वो अपनी नजर बनाए हुए हैं और पूरी तरह से सख्ती बरते हुए हैं। उनका साफ कहना है कि किसी भी ऐसे कार्यक्रम की अनुमति यहाँ से नहीं दी गई है। सुरेश, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था तैनात आज की गई है? क्या कुछ रणनीति जो है पुलिस प्रशासन की ओर से तैयार दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मथुरा के साथ साथ कई अन्य जिलों की फोर्स यहाँ तैनात की गई है। टीएसी यहाँ तैनात की गई है, सादा भर्ती में यहाँ पुलिस तैनात की गई है और सीसीटीवी की नजर सब पे रखी जा रही है कि कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व या ऐसा कोई भी संगठन बिल्कुल सुरेश, निश्चित तौर पर जो तैयारियां हैं पुलिस प्रशासन की ओर से वो पुख्ता तौर पर की गई। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। दरअसल हिंदू महासभा के कार्यकर्ता पुलिस हिरासत में लिए गए हैं। बड़ी खबर, शाही ईदगाह पर जलाभिषेक करने ये तमाम कार्यकर्ता जा रहे थे। लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करने की बात कही गई थी और साथ ही साथ शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया गया था। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत और पुख्ता तौर पर की गई है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है जमीन पर। और इस बीच खबर आ रही है हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। शाही ईदगाह पर जलाभिषेक करने ये तमाम कार्यकर्ता जा रहे थे। लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करने के लिए जा रहे थे और भूतेश्वर चौराहे से ही तमाम कार्यकर्ताओं को हिंदू महासभा के हिरासत में ले लिया गया। बहरहाल पुलिस लाइन में ले जाया गया है तमाम कार्यकर्ताओं को। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मथुरा से। दरअसल शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही गई थी, जिसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट कर दी गई थी। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको जनता टीवी पर हम दिखा रहे हैं किस तरह से जो हिंदू महासभा के कार्यकर्ता थे जो जलाभिषेक करने के लिए कूच कर रहे थे और जिन्हें भूतेश्वर चौराहे पर ही हिरासत में ले लिया गया। भारी संख्या में जो पुलिस बल की तैनाती थी वो पहले से मौजूद थी और साथ ही साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तमाम कदम प्रशासन की ओर से उठाए गए हैं। और खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। अयोध्या बाबरी विध्वंस की 30वीं बरसी है आज। उत्तराखंड से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री शामिल होंगे कार्यक्रम में। होमगार्ड्स नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस पर यह कार्यक्रम जिसमें सीएम धामी शामिल होंगे। रैतिक परेड की सीएम धामी लेंगे सलामी। अजीत कांबोज हमारे सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, कार्यक्रम में आज पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री शामिल होंगे, क्या है कार्यक्रम और किस तरह से तैयारियां? बिल्कुल रितेश, अगर राजधानी देहरादून की बात की जाए तो होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा का आज स्थापना दिवस कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंच चुके हैं और पूरे कार्यक्रम को भव्य तरीके से यहां पर आयोजित किया जा रहा है होमगार्ड की तरफ से। और सीधे तौर पर आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं ये तमाम हैरत अंगेज कर्तव्य हैं जो होमगार्ड्स की तरफ से यहाँ पर किए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे हैं। रैतिक परेड की उन्होंने सलामी ली है। बैज अलंकरण यहाँ पर होमगार्ड्स के अधिकारियों का किया गया है और साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह का आयोजन यहाँ पर किया गया। स्थापना दिवस है तो इसको भव्य तरीके से मनाने की तैयारी यहाँ पर होमगार्ड्स ने की थी और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मुख्य अतिथि थे तो कहीं ना कहीं उत्साह और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि कैसे इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। और पूरा कार्यक्रम सुबह 10 बजे से यहाँ पर शुरू होना था लेकिन मुख्यमंत्री थोड़ा देरी से आए और 10:30 बजे के करीब ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और पूरा आयोजन जो है एक अच्छे तरीके से यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। काफ़ी संख्या पर यहाँ पर होमगार्ड के साथ ही जो पुलिस है उसके भी अधिकारी और तमाम गणमान्य लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल अजीत, तस्वीरें में हम देख पा रहे हैं किस तरह से भव्य कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए जनता टीवी।